हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हरिजोन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 यूपीपी 2025 के लिए वो घटना चक्र की इस बुक को लेकर आ चुके हैं। तो घटना चक्र की इस बुक को जानदार शानदार है। तो यूपीएसआई 2025 और यूपीपी 2025 जो आपके 4543 पोस्ट और आपके 22,605 पोस्ट के लिए ये बुक बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो अभी तो ये यूपीएसआई इसके लिए पूर्णतया समर्पित है। तो इसके लिए आप सभी लोग देखते चलें, क्लासों को पढ़ते चलें और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करते चलें। आपको जो जो बुक बताई जा रही है वो पूरी कंप्लीट की जाएंगी, जीएस प्लस हिंदी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे कि हिंदी करा दो ना। पहले जीएस उठाया गया तो जीएस कंप्लीट की जाएगी, हर एक सामान्य ज्ञान की हो या मूल विधि और संविधान की हो। मूल विधि के भी आपके 2 लेक्चर पहुंच चुके हैं, 2-2 3-3 घंटे के, एक 2 घंटे का, एक 2.5 घंटे के आसपास का। तो आप उन्हें भी जाकर देख लें, है ना। अभी ये जीएस आपके मौन मौन मंत्र युक्त वाला किताब है, इससे संबंधित जीएस अभी थोड़ी सी बची, वो कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं हिंदी वगैरह लेकर आऊंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अब आपके व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2001 से लेकर 2021 तक लगभग 85 प्रश्न पत्र हैं। अलग से भी मैं 2021 वाले कराऊंगी, क्योंकि उन्होंने घटना चक्र वालों ने वो वाली भी बुक निकाल दी है। ठीक है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका साइंस वाला पोर्शन। तो आइए चलते हैं जीव विज्ञान की तरफ। किधर? जीव विज्ञान की तरफ। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो टोटल लगभग इसके क्वेश्चन 120 है। कितने? 120 है। देखेंगे, कहा गया है पहला टॉपिक इसमें आनुवांशिकी, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय एवं आपके परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विटामिन एवं उससे संबंधित रोग। सिलेबस जरूर जानते रहे कहां से क्या प्रश्न आएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, कहा गया सूक्ष्म जैविक एवं रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत वायरस, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, परजीवी जनित रोग, संक्रमण या आपके संदूषण, प्रमुख आविष्कारक या आविष्कार, उपचार व संबंधित विधि, टीके, टीके जो होते हैं, अन्य बीमारी, कशेरुकी व अकशेरुकी विविध। लगभग 120 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपको इस बार कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है क्या। 1991-92 से लेकर 2021 तक के पूरे प्रश्नों का विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, देखो यूनिक जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। रिलेटेड जो चीजें होंगी तो 2 बातें बताई गई। रिपीट नहीं किया गया है, रिपीट एक भी क्वेश्चन इसका नहीं रखा गया। टोटल क्वेश्चन इससे बने 3। जो यूनिक क्वेश्चन है उसी में से या रिलेटेड क्वेश्चनों में से रिपीट हो गया, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं रखा गया है। सीधी सी बात ये बताई जा रही इस बुक के माध्यम से। इसीलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की, कि आपका समय भी बचेगा और आप ज्यादा जल्दी जल्दी सब्जेक्टों को कवर कर पाएंगे। जितने भी रिपीट क्वेश्चन थे वो नहीं है इस बुक में। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप सोचें कि रिपीटेड क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि रखे ही नहीं गए हैं। अब एक यूनिक क्वेश्चन है, 7 इसमें आपके रिलेटेड क्वेश्चन और एक रिपीट किया गया है। कितना? एक। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा होगा तो एक रिपीट कर दिया गया है। तो आइए इस तरह 120 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की आनुवांशिकी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का ओके है, डन है यहां तक की सारी चीजें। चलिए, कमेंट जरूर क्लास लेने के बाद पूरी कर दिया करो कि क्लास कैसी लगी। आप लोग क्लास तो ले लेते हो, कमेंट करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो, तो कमेंट भी कर दिया करो। आइए, एक कहा गया, एक आपके वर्णित व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? लाल हरा में वो कंफ्यूज होता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। तो एक जो आपके वर्णतता रोग जिससे संबंधित या वर्णतता रोग जिस व्यक्ति के होता है वो लाल हरा नहीं पहचान पाता है। वर्णतता लिंग आपके संलग्न रोग है,
इसमें मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं होता है और इस रोग को लाल हरा अंधापन या आपके डाल्टनिज या आपके डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम डाल्टन ने 1794 ईस्वी में किया था। कब? 1794 में। अब देखो, कहा गया आपके मैक्सोडीमा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। अब ऑप्शन में बहुत सी चीजें रही होंगी, लेकिन उसमें मैक्सोडीमा, जो आपके मैक्सोडीमा है, वो आनुवांशिक विकार से संबंधित रोग नहीं है। आधा भाई आगे देखो, कहा गया एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे एकाधिक वंशागत नाम से जाना जाता है। अगला आता है कंकाल तंत्र। किससे संबंधित प्रश्न है? कंकाल तंत्र से। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206। कितनी है? 206। किसी वयस्क व्यक्ति, जैसे आप 18, अब तो 21 साल हो गया लगभग, लेकिन 18 साल प्लस होते हो तो आप वयस्क की श्रेणी में आ जाते हो। आप वयस्क 18 वर्ष जैसे होते हो तो वयस्क और मतदान देते हो, अभी आप वयस्क हो चुके हो। तो के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। आगे आ दो। कहा गया त्रिज्या अस्थि आपके कलाई वाले भाग में, जो कलाई जहां पर राखी बांधते हो, मेरे भैया के हाथों में है ना, कलाई में आप राखी बांधते हो ना, उसमें त्रिज्या अस्थि पाई जाती है। दंतवलक मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह कैल्शियम फास्फेट से निर्मित है जो जल में नहीं घुलता है। आपके स्वस्थ दंतवलक का रंग सफेद होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों और दांतों में कमजोरी आ जाती, इंपॉर्टेंट है। कहा गया आपका गैस्ट्रैक्टनिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती? तो निचली टांग में पाई जाती। कहां पर? निचली टांग में। तो याद कर लो इसको पहले, ठीक है। कहा गया पेशी हड्डियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है। इनमें आकुंचित होने वाले गुण होते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इसी को आपके कहा गया गैस्ट्रा आपके अक्निमियस, ये देखो यहाँ पर ना, गैस्ट्रा अक्निमियस मांसपेशी शरीर में निचली टांग में पीछे की तरफ पाई जाती है। आगे आता है आपका श्वसन तंत्र। किससे? श्वसन तंत्र। अब देखो ये प्रश्न ही इतना बड़ा है। कहा गया फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतः श्वसन अवधारणा और उसके प्रति आपके फुफ्फुसी प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप सभी लोग? आप कहेंगे सिलिकोसिस कहा जाता है। क्या? सिलिकोसिस। कहा गया सिलिकोसिस नामक रोग धूल में मौजूद सिलिका के कणों के कारण मनुष्य में होता है या फेफड़ों में होने वाली बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतः श्वसन अवधारणा और उसके प्रति आपके फुफ्फुसी प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से मनुष्य में पाई जाती है। कहा गया श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग 4% होता है। 2017 में पूछा जा चुका है। आगे आते हैं हृदय एवं परिसंचरण तंत्र। कहा गया आरएच कारक का नाम किसके आधार पर? तो आप कहेंगे बंदर के आधार पर। किसके? बंदर के नाम पर। कहा गया आरएच कारक का नाम बंदर या आपके रिसेस मंकीज के आधार पर पड़ा, क्योंकि या आरएच आकार कारक सबसे पहले बंदर के रक्त में प्राप्त हुआ। इसकी खोज आपके कार्ल लैंड स्नीनर एवं अलेक्जेंडर एस वीनर ने किया था। एक युवक का हृदय स्पंदन करता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़क धड़क, है ना। तो समय की प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या को हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। इससे धड़कन प्रति मिनट
के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो शरीर की ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्सीजन का उत्सर्जन करने की आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। सामान्यतः लगभग 72 से 75 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? 2017 में पूछा गया पेसमेकर। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे कहा गया आपके ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कहा गया तनाव पर हृदय धमनी रोग का खतरा बढ़ता है। तो किससे? तनाव से। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो आप कहेंगे 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब जो मैंने सामान्य ज्ञान में आपको विज्ञान पढ़ाया था, स्मरणीय तथ्य याद है कि नहीं याद है? वहां पर ये सारी चीजें और यूनिक चीजें इस बुक में डाल दी गई हैं। हम दोनों चीज पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज छूट नहीं रही आपके। यूनिक चीज भी पढ़ा रहे हैं और जो सामान्य ज्ञान घटना चक्र की बुक, उसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीनों विज्ञान पढ़ा दिए। अलग अलग क्लास में मैंने पढ़ाया, जाकर उसे भी आप वीडियो देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हल्के या गहरे लाल रंग का तथा अपारदर्शी होता है। यह हृदय एवं रुधिर वाहिनियों में प्रभावित या आपके प्रवाहित होकर संपूर्ण शरीर में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव में रक्त समूह की खोज आपके कार्ड लैंड स्नीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। खून के लाल कण और कहा गया बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनते हैं। रक्त की प्रकृति कैसी होती? तो आप कहेंगे क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कहा गया एच ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता। बताइए कि मैंने उस बुक में पढ़ा है कि नहीं? सब पढ़ा रखा है। स्वस्थ लाल कोशिकाओं के लिए आयरन आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण आपके अरक्तता या आपके एनीमिया रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है, आइए देखते हैं। तंत्रिका तंत्र कहा गया आपके दृष्टि अवैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस से दूर किया जा सकता है। कहा गया दृष्टि आपके वैषम्य के कारण आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है। यह तब होता है जब कार्निया अनियमित आकार का होता है या कभी कभी आंख के अंदर लेंस की वक्रता के कारण होता है। इसका इलाज बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। अस्थि कहा गया मस्तिष्क का मज्जा लार श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटी हाथ में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, उसे क्या कहा जाता है? अब आप बताओ कि मैंने वहां पर आपको पढ़ाया है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल विली पढ़ा रखा है आपने। विली कहा जाता है। छोटी हाथ में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, उसे आपके रसा कुमर या विली कहा जाता है। क्या कहते हैं? रसा कुमर या विली कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई। कहा गया आपके स्प्लेक्नोलॉजी शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो स्प्लेक्नोलॉजी या आपके लॉजी श्रृंखला जो है, शाखा जो है, वो आंत के अंगों से संबंधित है। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो मुख्य रूप से वसा के विघटन होने में मदद करता है। कहा गया हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। इसके लिए इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षण किया जाता है। आमाशय आहार नली वह भाग है जो आपके बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया सार्डिन ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। पित्त रस को पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। बड़ी आंत कहा गया आपके अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करती है। अब आता है उत्सर्जन तंत्र।
कहा गया गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन्स का चिकित्सीय शब्द निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप कहेंगे नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है, या आपके वृक्कस्मा, ठीक है, याद रखो। गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन के लिए चिकित्सीय शब्द आपके वृक्कस्मता या आपके नेफ्रोलिथियसिस। गुर्दे की पथरी कैल्शियम आपके ऑक्सलेट की बनी होती है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यहां तक कि पीसीएस में पूछा गया है। विटामिन एवं उससे उनसे संबंधित रोग, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। कहा गया विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल, इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है, ये याद रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी याद रखना है। नींबू और संतरे जाति से संबंधित फलों को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, ये भी याद रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। कहा गया विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। आंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीव आपके गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। आगे आते हैं। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो फोलिक अम्ल आवश्यक है। लाल रक्त सेल या कोशिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। कहा गया तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होता है। कहा गया त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन दालों में मिलती, तो दाल का सेवन हर रोज करें। कहा गया हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो पोटेशियम की कमी के कारण। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वो दिए गए विकल्पों में आप क्या कहेंगे? आपके एविडीन कहा जाता है। एविडीन एक ऐसा प्रोटीन है जो अंडे की सफेदी में मौजूद रहता है, या विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। मज्जा या आपके कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला एक बीमारी या मानव हड्डी को प्रभावित करता है, इसलिए धूप लेना अति आवश्यक है, ठीक है। धूप लिया करें बैठ करके, काम करते करते धूप नहीं, बैठ कर धूप लो। आप अपने शरीर को सुबह केवल टाइम दे दो, वो धूप आपके लिए इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहेंगे हम काम तो धूप में ही करते, वो धूप आवश्यक नहीं है आपके लिए। वो धूप आपको कोई लाभ नहीं, वो तो आपको पसीना निकल रहा है। वो धूप लीजिएगा सुबह उठने के बाद, है ना, 10-15 मिनट रोज, है ना, पीठ करें सूर्य की तरफ, धूप ले, अपना चेहरा सूर्य की तरफ करें और धूप लें वो, ठीक है। विटामिन B12 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। मिनीमाता रोग का प्रकोप पारा मरकरी द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। कहा गया आपके स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए फोलेट की आवश्यकता होती है। किसके? फोलेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, तो शरीर या मानव आहार के लिए। विटामिन K1 को आपके फ्लोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक सूत्र आप कहेंगे आपके फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। क्या? फाइलोक्विनोन। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। आगे आता है विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट तथा वयस्कों में आपके ऑस्टियो मलेशिया, जबकि विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। यूपीएसआई भाई समझ लो तो अच्छा है, अभी ना आपके भविष्य की बात है। आगे आते हैं। कहा गया आयरन या लोहा की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग। अब आप लोहा थोड़ी चबाने लगोगे, आपको भोजन के माध्यम से लोहा वगैरह मिल जाता है, ठीक है, या आयरन मिल जाता है। विटामिन B3 को नियासिन नाम से भी जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन,
कहा गया 1 किलो मक्खन, ठीक है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है। क्यों होता है बताए? कहा गया मक्खन आपके प्राणियों का उत्पाद है, जबकि शर्करा पौधों का है। अब आपने उस पुस्तक में पढ़ा रखा है, तो एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं, एकदम एग्जैक्टली यही पढ़ा रखा है। आगे आते हैं। मक्खन एक संतृप्त वसा फैट है जिसमें अत्यधिक संख्या में संभावित हाइड्रोजन अणु होते हैं, या एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक RH बंद होते हैं। इसलिए 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे प्राय घेंगा या आपके ग्वाइटर रोग कहा जाता है। इसमें आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण कम हो जाता है। बच्चों में बौनेपन का रोग आपके थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसकी कमी से बच्चों की लंबाई कम हो जाती है। कहा गया आपके कंठमाला या आपके गंड रोग में लार ग्रंथियों की सूजन में के लक्षण दिखते हैं। आगे आता है, कहा गया आपके सूक्ष्म जैविक एवं रोग विज्ञान, वायरस जनित रोग एड्स का कारण है। तो रुधिर कैंसर आदि। एड्स किसके? HIV वायरस के कारण, ठीक है। क्या बोलोगे? HIV या मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण। तो एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या HIV होता है, ठीक है। आगे देखो, विषाणु सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण है। जीवाणु आंत्र ज्वर रोग या टाइफाइड का कारण होता है। H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। रेबीज रोग संक्रमित पशुओं की लार से आपके प्रसारित होता है, ठीक है, याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया खसरा को रूबेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूबेला नाम से भी जाना जाता है। वेरिशेला जोस्टर नामक विषाणु के संक्रमण से लघु कहा गया आपके मसूरी का या चिकन पॉक्स रोग हो जाता है। निपाह वायरस आपके फ्लाइंग फॉक्स या फल आपके जातुक के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी कहा गया हेपेटाइटिस बी DNA वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर यकृत या लीवर संक्रमण है, जिसके कारण लीवर कैंसर हो जाता है। जीवाणु जनित रोग। कहा गया प्रोटीन के बारे में असत्य है। प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है, ये बात गलत है, ठीक है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। सूक्ष्म जीवाणु के कारण प्लेग रोग होता है। कौन सा? प्लेग रोग। कहा गया आपके उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण है जो एक प्रकार की बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटेनस रोग के धनुष स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, जो एक जीवाणु सूक्ष्म जीवी भी है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग या आपके HD के रूप में भी जाना जाता है। कहा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के कारण आपके पेप्टिक अल्सर या आपके जठर श्रवण होता है। कहा गया मस्तिष्क कोप रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। कवक जनित रोग, ठीक है। तो खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? तो आप कहेंगे ट्राइकोफाइटन। कौन सी? ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन कवक जनित रोग है, जिससे एथलीट फुट, दाद, खाज, खुजली, त्वचा में आदि संक्रमण हो जाते हैं। माइक्रो कहा गया स्पोरम नामक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। परजीवी जनित रोग। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? तो आप कहेंगे अमीबा यसिस। कहा गया अमीबा
या आपके अमीबिक कहा गया आपके डेंसिटी, या आपके अमीबिक अमीबिक पेचिस, या आपके अमीबा अमीबायसिस रोग आपके एंड अमीबा या आपके कहा गया हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें खूनी दस्त के साथ आंतों में सूजन हो जाती है। संक्रमण कहा गया भूजल के कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रेट की कमी के कारण। ठीक है, भूजल में नाइट्रेट के खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में कमी के कारण कहा गया नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप होता है। नवजात शिशु में इस रोग में मुख्यतः प्रभावित होते हैं। नेत्र शोथ कहा गया है जिसे पिंक आई भी कहा जाता है। इसमें आंख की बाहरी परत या आपके कंजक्टा और पलक की भीतरी सतह में संक्रमण हो जाता है। आगे आते हैं, कहा गया क्षय रोग संक्रमणशील रोग का एक कारण है। ओके, बड़ मक्खी या आपके सैंड फ्लाई काला ज्वार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करती है। क्विलिक्स मच्छर आपके फार्लेरिया रोग के लिए रोगवाहक या वेक्टर के रूप में कार्य करता है। दाद कहा गया रिंग वर्म कवक या आपके फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है। अब आते हैं आविष्कार। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे मार्क कैंडल ने किया। कहा गया कोएलिशन फॉर आपके एपिडेमिक या आपके प्रियडर्नेस इनोवेशन नामक संगठन को उभरते संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। उपचार व संबंधित विधि कहा गया निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है, तो एक्यूपंक्चर विधि आप कहेंगे चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। एक्यूपंक्चर विधि चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। यह दर्द निवारण रोगों के उपचार और सामान्य स्वास्थ्य के सुधार हेतु प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह विधि तंत्रिका तंत्र और रक्त प्रवाह व्यवस्था को नियंत्रित करने में सक्षम है। कोढ़ का उपचार आपके सल्फोन से संबंधित है। कुचला पौधों का कहा गया पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कायरोप्रैक्टिम कहा गया चिकित्सा पद्धति को मांसपेशी कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं टीके। ठीक है, बताएंगे आप लोग टीके से संबंधित जो भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगठन को उभरते संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था? बताओगे सभी लोग? EID कहीं पर दिख रहा है क्या? जहां पर भी नहीं है आगे आते हैं। अच्छा, CEPI कहा गया आपके कोएलिशन फॉर आपके एपिडेमिक आपके प्रियडर्सन इनोवेशन नामक संगठन को उभरते संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। कोविड-19 के लिए भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन प्रशिक्षण कौन है, तो कोवैक्सीन है। ठीक है, वहां पर ए आंसर सही है पिछले वाले। अन्य कुछ बीमारियां जैसे आपके रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती, तो आप कहेंगे त्वचा को। कहा गया रोजेसिया बीमारी मानव शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। इस बीमारी में चेहरे पर लालपन और अक्सर छोटे लाल मवाद से भरे दाने हो जाते हैं। नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी कहा गया निद्रा लोप बीमारी के लक्षण है। निद्रा लुता रोग की अफ्रीकी कहा गया आपके ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। सतत अवसाद ग्रस्तता विकार को आपके
मनस्कता भी या स्थिर अवसाद भी कहा जाता है। ठीक है। कहा गया मिनी माता रोग पहली बार कहां पर देखा गया था? जापान में। विषाणु सूक्ष्म जीवी हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। अल्जाइमर, कहा गया अल्जाइमर रोग के कारण आपकी स्मृति लोप होती है, अल्जाइमर रोग हो जाए। शरीर में ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर रोग होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण आपके पारिगर्भिक रोग होता है। कहा गया कशेरुकी व अकशेरुकी से संबंधित, जैसे पीसी कल्चर से तात्पर्य मत्स्य पालन है। व्यापारिक मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, जबकि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष होता है। पिछली वीडियो में जीव विज्ञान जहां पढ़ाया बताया है। कहा गया स्तनधारी प्राणी चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के रूप में भी जानता है। ठीक है। डिम्प्रेशु या आपके ओवी पेरस शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो अंडे देते हैं। अब आता है विविध से। कहा गया निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, तो क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। आगे आता है निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण के अध्ययन को क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः आपके अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर या आपके नॉक्टर्नल या आपके कहा गया नोक्ट, याद रखना भाई, नोक्टर्नल कहा जाता है। 2500 ग्राम या 2.5 किलोग्राम से कम वजन अगर शिशु के जन्म के समय होता है तो उसे कम जन्म के वजन में रखा जाता है। एक स्वस्थ शिशु का जन्म का आदर्श वजन 2.5 केजी होता है, इससे कम होता है तो होता है। ठीक है। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान से। किससे? वनस्पति विज्ञान से। ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने नहीं किया अभी तक। अब देखो इसमें, अरे भाई देखिएगा क्या क्या है। कहा गया कोशिका एवं आपके आनुवंशिकता, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न पादप समूह, पारिस्थितिकी तंत्र, आपके आकारिक संरचना, विविध, और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? 27 और ये 34 है। कितनी है? 34 है। ठीक है। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका एवं आपके आनुवंशिकता। ठीक है। कहा गया है लो भाई आइए। कहा गया आदर्श परिस्थिति में एक नर पादप या पौधों में आपके पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे टोटिपोटेंसी कहा जाता है, टोपिटोटेंसी कहा जाता है। तो किसी कोशिका से संपूर्ण नए पौधों के उत्पन्न होने की क्षमता टोपी कहा गया। देखो टोटी पोटेंसी कहा जाता है, पोटेंसी कहलाती। इस प्रकार से ऊतक संवर्धन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सोमा क्लोन्स कहा जाता है। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता है, बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस क्रिया को प्रतिलिपि कहा जाता है। कहा गया किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आ दो भाई आगे दो। कहा गया कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस आपके माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका को कहा जाता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। आगे कहा गया पादप शरीर क्रिया विज्ञान से संबंध। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन में आप कहेंगे पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलती हैं, है ना। आ जाओ भाई। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में आपके पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को
पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। क्या? हाइड्रोजन। आगे देखेंगे। कहा गया अंकुरण के दौरान आपकी जल्दी पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के तो आपके द्रुत शीतन उपचार की क्रिया को बीज प्रशीतन या आपके वर्नलाइजेशन कहा जाता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। कहा गया दृश्यमान प्रकाश किरणों को प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण हो जाता है या कहा जाता है। पादप निकाय के पत्तों को पौधों का खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। विभिन्न पादप समूह कहा गया राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के। ठीक है। कहा गया राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके एजोट बैक्टर आपके कहा गया स्प्रिलम एजोटोबैक्टर और एजोला भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी जो चीजें दी गई यूपी पीसीएस आरओ में भी पूछेगा है ना। आपके यूपीएसआई वालों यूपीपी वालों तो ये क्लास देखे ही देखे, बाकी सभी लोग भी देख सकते हैं। लाइकेन सहभोजिता प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। कहा गया डायटम शैवाल का उदाहरण है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र। कहा गया कौन सा विज्ञान आपके फॉसिल प्लांट से संबंधित है? तो आप कहेंगे आपके पैलियो या आपके पैलियो बॉटनी। ठीक है। कौन सा है? तो फॉसिल प्लांट से संबंधित अध्ययन आपके पैलियो बॉटनी या आपके पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मृदा वैज्ञानिकों को एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को जल सुपोषण कहा जाता है। कैक्टस गूदेदार पादप प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है। प्रवाल या कोरल। कहा गया प्रवाल आपके पूर्वगत, कोरल आपके पॉलिपस और आपके जूजेथिली के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण होता है। ठीक है। आ जाओ भाई। कहा गया कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। 2021 में पूछा गया है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध कैसा होता है? सहजीविता का उदाहरण है। नाइट्रोजन आपके प्रतिष्ठापन जीवाणु या आपके फिक्सिंग बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच का संबंध सहजीविता का एक उदाहरण है। वे जो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मांसभक्षी कहा जाता है। हरित पौधों को स्वपोषित के रूप में भी जाना जाता है। आकारिक एवं आंतरिक संरचना। निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो लाइकोपिन के कारण। किसके? लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन एक कैरोटीन तथा आपके कहा गया कैरोनियाट वर्णक है। लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। विविध। नई दुनिया या पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया था? आलू। आलू किसकी देन है? पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की। ठीक है। पुर्तगाली लाए थे आलू वगैरह, है ना, और हम लोग आज भी खाते हैं। ठीक है। आ जाओ भाई। नई दुनिया पश्चिमी से पुरानी दुनिया पूरब में आलू का पौधा प्रविष्ट कराया गया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया, जबकि गेहूं, गन्ना और धान पुरानी दुनिया पूर्व के पौधे हैं। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कपूर का। इसमें एक तीखी गंध होती है। चाय में कैफीन नामक आपके मानव प्रभावी दवा पाई जाती है। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष आपके कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। साकी विज्ञान सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। कहा गया आपके माइकोशाकनाशी कवक से प्राप्त एक आपके पौधनाशक पौधे हैं, पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है।
आगे आते हैं। अब आता है रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, देखेंगे। कहा गया परमाणु संरचना, प्रमुख धातुएं, द्रव्य की अवस्था एवं जल, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, पेट्रोलियम एवं रेशा, विविध और टोटल प्रश्न है। ये विश्लेषण वाले यूनिट 16 वो 25 और मिला करके कितने हो गए 41 प्रश्न है। टोटल कितने 41 है। आइए देखते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न पहला आता है। कहा गया रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया, तो आप कहेंगे गोल्ड फाइल प्रयोग। तो रदरफोर्ड नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा गोल्ड फाइल प्रयोग, सोने की पन्नी के प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया। कहा गया आपके देमेत्री मेंडेलीव के नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आपके आवधिक तालिका के डी ब्लॉक से संबंधित ये प्रश्न ही पूछा गया था इस तरह, ठीक है। कहा गया बोस आइंस्टाइन संगणन पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी पांचवी अवस्था है? जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे तत्व कहा जाता है। अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग गतिविधि को ब्राउनी गति कहा जाता है। अल्फा कण धनात्मक अवशोषित होते हैं। कैसे? आवेशित होते हैं। अल्फा कण होते हैं वो धनात्मक आवेशित होते हैं। आगे आ जाते हैं। प्रमुख धातुएं। कहा गया लिथियम आयन बैटरी का एनोड किस का बना होता है? तो आप कहेंगे ग्रेफाइट का बना होता है। लिथियम आयन बैटरी का एनोड सामान्यतः ग्रेफाइट का बना होता है। पारंपरिक बैटरी की तुलना में लिथियम आयन बैटरी शीघ्रता से आवेशित होती है तथा दीर्घ काल तक प्रयोग में ली जा सकती है। लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग अधिकांश आपके पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। तांबा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी, सभी लोग जानते हैं। कोयले के एंथ्रासाइड का लगभग 90% कार्बन होता है और वह धुआं रहित होता है, मतलब धुआं देता ही नहीं है। कहा गया बॉक्साइड एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। पीतल एक मिश्रित धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। खूब पढ़ाया मैंने पिछली वाली क्लास में। सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। कहा गया आपका एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक आपके परिसज्जन के रंगा जाता है, मतलब कलर किया जाता है। आगे आते हैं बोरान सिलिकॉन। बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने या आपके वेल्डिंग के लिए किया जाता है, या सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। द्रव की अवस्थाएं एवं जल। कहा गया निम्नलिखित में से कौन कठोर जल से उपस्थित है? तो उपस्थित है कठोर जल में तो कैल्शियम। जल की कठोरता मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हुए लवणों के कारण होती है। हालांकि कठोरता कई अन्य विघटित धातुओं के कारण हो सकती है। कहा गया ड्यूटेरियम भारी जल है और इसे D2O के से डिनोट किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गैस ठोस होती है। नाभिकीय ऊर्जा। कहा गया शुद्ध यूरेनियम किस में होता है? तो आप कहेंगे यूरेनियम 235 में। शुद्ध यूरेनियम 235 के रूप में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका यूरेनियम 234 तथा यूरेनियम 238 भी प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त रेडियोधर्मी पदार्थ है, लेकिन आपके रिएक्टर्स में
ऊर्जा उत्पादन हेतु तो यूरेनियम 235 ही विखंडनीय है। नाभिकीय विखंडन की खोज आर्टो हॉर्न ने आपके फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के साथ मिलकर वर्ष 1938 में किया गया था। अप्सरा रिएक्टर भारत तथा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। कहा गया पेट्रोलियम तथा रेशा, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो जूट को। किसको? जूट को। कहा गया जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक रबर है जिसे आपके गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, इसे नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। आगे आते हैं। आता है विविध। भूरे रंग की हवा का कारण होता है, अच्छा पूछ लिया जाए जैसे कि भूरे रंग की हवा का कारण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हवा में संपर्क आने पर ना नाइट्रिक, तो यहां पर ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं था। देखो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की अभिक्रिया से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की तीखी गैस होती है, अतः भूरे रंग की हवा का कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ओजोन होता है। क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक आपके स्माग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पारंपरिक रासायनिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन तथा आपके पैराटिशल एसिटिक नाइट्रेट उत्पादित करती है। आपके पेन का नंबर पूछा जाता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्माग कहा जाता है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग? तो आप कहेंगे क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में साधारण नमक में उपस्थित होती और समुद्र के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट शुद्ध सोना में 75% पाया जाता है। तो आपके कैरेट एक शब्द जिसका प्रयोग सोने की शुद्धता की माप करने के लिए होता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध या 100%, 22 कैरेट का सोना 22 भाग शुद्ध मतलब 90, 22 भाग शुद्ध सोना मतलब 91.7% तथा शेष दो अन्य धातु। इस तरह 18 कैरेट सोना का अर्थ 75% सोना, 25% अन्य धातु जैसे कॉपर, सिल्वर आदि होते हैं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि उसकी मोटाई को नापकर और उसकी काव्या प्रवणता को देखकर हो सकता है। अगर वलय दिया होगा तो आगे, है ना। चलो उसकी आपके वार्षिक वलयों को गिनकर, ठीक है, चलो वार्षिक वलयों को गिनकर, उसमें वलय बने होते हैं ना, तो वर्ष बता दे। वृक्ष की उम्र के तने में पाई जाने वाली वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर ज्ञात की जाती है कि प्रतिवर्ष पेड़ संकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आप कहेंगे एथिलीन। ठीक है, तो फलों को पकाने हेतु एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह गैस आपके निषेचक या बेहोशी के रूप में भी प्रयोग की जाती है। कहा गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो आप कहेंगे आपके क्लोरीन को। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम आपके हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र COOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए शुष्क चूने से क्लोरीन गैस को गुजारना होता है और ये उसकी प्रक्रिया है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो आप कहेंगे आपके स्प्लेराइट। कहा गया स्प्लेराइट एक खनिज है। स्प्लेराइट एक खनिज जो जस्ता का मुख्य अयस्क है। अधिकांशतः क्रिस्टली रूप में जिंक सल्फाइड होता है। कहा गया आपके स्प्लेराइट हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, कहा गया शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो NH4Cl। तो शुष्क सेलों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य भी करता है, अर्थात कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से आपके चूर्णित मैग्नीज
डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है। कैथोड का कार्य करती है। कहा गया आपके इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनिया क्लोराइड या NH4Cl व जिंक क्लोराइड ZnCl2 के कहा गया नम पेस्ट से भरा रहता है। अतः आपके NH4Cl का प्रयोग शुष्क सेलों में किया जाता है। आगे आता है। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? आप कहेंगे यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते, बाकी सब होता है। कहा गया गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। कार्बन समायोजन या आपके ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल कहा जाता है। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अपर रूप कहा जाता है। क्या? अपर रूप। ठीक है, अपर रूप कहा जाता है। वे तत्व जो दो या दो से अधिक रूप में पाए जाते हैं अपर रूप या आपके एलोट्रोप्स कहलाते हैं। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ अपर रूप कहा जाता है। आगे आता है। कहा गया ग्रेफाइट, डायमंड और आपके बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन तत्व के अपर रूप भी हैं। कॉपर सल्फेट रासायनिक यौगिक को ब्लू आपके विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग आपके रेचक या आपके लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड कहलाती है। क्या? मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। अब आगे आते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है? यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, तरंग, विद्युत, विविध। बस यही 6 टॉपिक, 5 टॉपिक हैं विविध ना। आ जाओ भाई। कुल प्रश्नों की संख्या इधर 16 है, उधर 20 है, तो मिलकर 36 हो गए। सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है, पता है क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं है क्वेश्चन, जो है एक बार में है। तो इनको कितना समय बच गया? मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटे की क्लास में, मुश्किल से 1-1.5 घंटे की पूरी क्लास हो पाएगी मुश्किल से। बस बहुत ही बचा है, रसायन भी पढ़ा दिया, जीव भी, वनस्पति भी पढ़ा दिया। तो बस यही लास्ट है टॉपिक है विज्ञान का। मुश्किल से 1 घंटा 15-20 मिनट हो सकता है जाए, और सारी चीजें क्लियर हो गई। बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो आप सभी लोग भी मौन मंत्र युक्त बुक को जरूर खरीदे, सच कह रहे हैं। आ जाओ भाई। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी मापता है। ठीक है, मैंने थ्योरी वाली भी पढ़ा रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां पर थ्योरी स्मरणीय तथ्य जितने भी अभी तक पूछे गए, उसके अलावा जो नए बन सकते हैं वो भी पढ़ा दिया घटना चक्र के सामान्य ज्ञान वाली पुस्तक। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष से व्यक्त किया जाता है। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर है। भूकंप की तीव्रता आपके सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा मापी जाती है। वायुदाब को नापने वाला उपकरण बैरोमीटर कहलाता है। पहाड़ों पर चलते समय वायुदाब घटता है। मनुष्य कहा गया पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वो लेटा रहता है ना। तो पृथ्वी का बोझ ना बने, आप लेटे रहे हमेशा। निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक है, तो आप कहेंगे NH या आपके न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। संवेग, हाँ ठीक है, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर बल गुणे समय अवधि, और संवेग में परिवर्तन, आवेग एक अदिश राशि, सदिश राशि। आवेग क्या? एक सदिश राशि। अब अगर पूछ लिया जाए पलायन वेग किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? किसी भी आकाशीय पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी वस्तु को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है। वह वेग जिसमें उपग्रह की पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकाला जाए। और देख लेते हैं अगर इससे भी बेहतर कुछ ऑप्शन बना हो तो। चलो, तो वही है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या बोलोगे? बी इज राइट आंसर। आगे आता है। कहा गया वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी वस्तु को फेंकने पर पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आता, उसे पलायन वेग कहते हैं। किसी ग्रह के लिए इसका मान बीई बराबर 2g r सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, जहां जी उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है तथा आर त्रिज्या है। आगे आते हैं। कहा गया ऊष्मा, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गति ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कहोगे कि वो भी बढ़ता है ना, वो भी बढ़ता है। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा, भाई बहुत तेजी से चिलबिल वो भी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का तापमान के समानुपाती होता है। हाँ, आज पता नहीं लैपटॉप में क्या हो गया है भाई, है ना। गरीबी में ये भी आटा गीला कर रहा है ना, गरीबी में आटा तो मतलब गीले हो ही रहे हैं लगातार ना। ठीक है, आ जाओ भाई। क्या आगे किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ओशांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओशांक कहते हैं। आगे आते हैं। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। गैस संपीड़िता उच्च होती है। गैस कैसी होती है? तो गैस संपीड़िता हमेशा उच्च होती है। कहा गया नैदानिक थर्मामीटर का पारस या सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य ताप कितना होता है? तो आप कहोगे 97 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है। तो नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान 97 डिग्री होता है, 97 डिग्री, ठीक है, अरे 37 डिग्री होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है, ठीक है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की क्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे संवहन कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की क्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन ऊर्जा गर्म होना। कहा गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तन होता है उसे संघनन कहा जाता है या कहलाती। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। कहा गया तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण थर्मोमीटर होता है या थर्मामीटर होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता या के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में। आ जाओ भाई। प्रकाश प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अब यहां पर कोई नहीं है ना। कहा गया प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कहा गया हाइगेस ने और 1678 में किया था। इसका उल्लेख क्रिस्ट आन हाइगेस ने अपनी पुस्तक ट्रीटी ऑन लाइट में भी किया था। स्वचालित वर्षा सेंसर के सिद्धांत पर काम करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। स्वचालित वर्षा सेंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। स्वचालित वर्षा सेंसर इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग करते हैं। जब लाल गुलाब को हरे के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है, लाल गुलाब को। कहा गया जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता है। लाल गुलाब हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी भी प्रकाश को परिवर्तित नहीं करता है। गोलाकार दर्पण की अपरावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। अब आता है तरंग। कहा गया डेसिबल इकाई है तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता अथवा प्रबलता की इकाई है। या एक आपके कहा गया विमाहीन
या आपकी बीमा जो होती है बीमाहीन राशि है। डेसिबल उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों रहित विभिन्न स्थानों पर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। आगे आते हैं, कहा गया प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण, तो ध्वनि का प्रवर्तन कहलाता है। क्या? ध्वनि का प्रवर्तन। पानी, बर्फ में, वायु में से बर्फ की ध्वनि अधिक, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। याद कर लो ना, ये भी पढ़ा रखा है। कणों की तरंग प्रकृति आपके डी ब्रोगली ने स्थापित किया था। अब आता है विद्युत। विद्युत का निर्दिष्ट धारा की आवर्ती क्या कहलाती है? आप कहेंगे 0 हर्ट्ज कहलाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है वह उपकरण जिसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और उसके माध्यम से परिपथ के विद्युत धारा को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं। कहा गया अब आता है विविध। ठीक है, मैंने जैसे कहा बहुत ही अच्छी बुक है ये भाई, मौन मंत्र युक्त, यूपीएसआई 2025 के लिए तो शानदार जानदार है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन है। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय संलयन द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक आप अनवरत श्रृंखला पर आधारित है। कहा गया सूर्य के केंद्र में अति उच्च ताप एवं दाब के कारण ही नाइट्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो आप कहेंगे नाग, दागो और भूल जाओ। ठीक है, आ जाओ भाई। भारत में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग, दागो और भूल जाओ को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। अब आप कमेंट करोगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? द्वारा विकसित। यह एक आपके गाइडेड मिसाइल है। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया जा रहा है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे जॉर्ज स्टेफेंस, या आपके जॉर्ज स्टीफेसन के द्वारा किया गया। जॉर्ज स्टीफेसन ने पहले लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन ने विद्युत प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? तियानयान। तियानयान नाम से ही पता चल रहा है। कहा गया एलियन के अस्तित्व की खोज के लिए चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो आपके एपर्चर गोलाकार दूरबीन का उपनाम तियानयान दिया है। तियानयान का अर्थ स्वर्ग की आंख, द आई ऑफ हेवन होता है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? तो कैलोरी है। भोजन ऊर्जा मापने की यूनिट कैलोरी है। प्रतिरोध का मात्रक ओम और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हार्स पावर या अश्व शक्ति है। एक विद्युत अश्व शक्ति में लगभग 746 वाट होते हैं। अश्व का मात्रक वाट या जूल होता है। अब आता है आपके परंपरागत सामान्य ज्ञान, जो हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें केवल और केवल आपके विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको पूर्णतः 1 घंटा कुछ मिनट की क्लास में परोस दिया। ये क्लास आप देखोगे, इससे अच्छी क्लास सच में नहीं हो सकती है। जो क्लासें हमने 2-2 घंटे की दी हैं, उनको देखने के बाद ये देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। जो सामान्य ज्ञान की जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान मैंने पढ़ाया है, उन्हें भी देखें। और उसी में आप देखेंगे अभी हम मूलविधि भी पढ़ा रहे हैं, उसे भी आप देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में आपके परंपरागत सामान्य ज्ञान को लेकर या स्टैटिक जीको को लेकर के। तो मिलते हैं।